जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग रेलवे एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते हैं। ठीक है। अगर आप लोगों को हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला। क्वेश्चन नंबर पहला क्या कहता है, यदि ए का अर्थ प्लस, एस का अर्थ माइनस है, एम का अर्थ गुणा है, डी का अर्थ भाग है और बी का अर्थ है और एफ का अर्थ है, तो निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए। इसमें हम लोगों को कुछ करना नहीं है। इसमें हम लोगों को ए की जगह प्लस रख देना है, एस की जगह यह माइनस रख देना है, एम के जगह पे गुणा रख देना है और डी की जगह पे हमको भाग रख देना है। ठीक है। बस उसके बाद हम लोग भाग व जोड़ से इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए इसमें रखा है, इसमें रखा क्या है, बी प्रश्नार्थक अक्षरों को गणितीय चिन्हों में परिवर्तित करने पर इसमें हम लोग चिन्ह को रख देंगे। 701 का मतलब प्लस दिया है, ठीक। फिर 110 हो जाएगा। फिर यस का मतलब निगेटिव है तो फिर निगेटिव कर देंगे। फिर 99 हो जाएगा। फिर एफ का मतलब भाग है तो भाग कर देंगे। फिर यहाँ फिर 9 हो जाएगा। फिर एम का मतलब गुणा है तो गुणा कर देंगे, 10 हो जाएगा। फिर माइनस में 10 कर देंगे। ठीक है। उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारा 9 आंसर हो जाएगा। इसका सही आंसर का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, यदि काश 2 थीटा बराबर में साइन थीटा और थीटा 0 और 90 अंश के बीच है तो थीटा का मान क्या होगा। इसका सही हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, साइन 2 थीटा बराबर में साइन थीटा दिया है तो इसको काश 2 थीटा को हम लिख सकते हैं, क्या है, काश 2 थीटा इक्वल टू काश 90 माइनस में थीटा। साइन थीटा को हम लिख सकते हैं काश 90 माइनस में थीटा, तो ये काश 2 थीटा का मान हो जाएगा, नहीं, तो ये हो जाएगा काश 2 थीटा का मान दिया है, काश 2 थीटा इक्वल टू साइन थीटा को हम लिख सकते हैं काश 90 माइनस में थीटा। ठीक है, इसको लिख सकते हैं। फिर कंपेयर कर देंगे तो 2 थीटा का मान हमारा आ जाएगा 90 माइनस में थीटा। थीटा इधर आ जाएगा तो 3 थीटा इक्वल टू 90 हो जाएगा। थीटा हो जाएगा फिर हमारा 30 tan 90, तो थीटा का मान हमारा क्या हो जाएगा, 30। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन 3 क्या कहता है कि पहले 8 भाज्य प्राकृतिक संख्याओं के माध्य और पहले 8 अभाज्य संख्याओं के माध्य का अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो पहले 8 भाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं इसको हम लोग देखते हैं। पहले आठ भाज्य संख्या 4, 6, फिर 8, 10, 12, 14। ठीक है। तो ये 16 होना चाहिए 15 की जगह पे, तो भाज्य नहीं है। अच्छा हाँ, भाज्य है। तो भाज्य संख्याएं पहले पूछा, पहले 8 भाज्य संख्याएं पूछा, ठीक है ना। तो पहले 8 भाज्य संख्या 4 होगा, 6 होगा, 8, फिर 9 भी होगा, 9 मतलब 3 से भी विभाज्य हो जाएगा, फिर 10, फिर 12, फिर 14, फिर 15। ठीक है। अब इसका हम लोग माध्य निकालेंगे, सबको जोड़ के फिर कुल कितनी संख्या है 8, उसमें भाग देंगे तो 78/1 8 आ जाएगा। ठीक है। फिर दूसरा क्या कहा है कि पहले 8 अभाज्य संख्याओं के माध्य है पहले। ठीक है। पहले 8 अभाज्य संख्या देखते हैं कौन कौन सी हैं। ठीक है ना। पहले 8 अभाज्य संख्याएं देखेंगे तो पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, फिर 3, 5, 7, 11, 13, फिर 17, 19 है। फिर ना इसको जोड़ेंगे फिर 8 से भाग देंगे तो 77/8 ये आएगा। फिर उसका अंतर दिया है क्या हम लोगों को, उसका अंतर पूछा है। भाज्य प्रथम 8
भाज्य संख्याओं का और प्रथम 8 अभाज्य संख्याओं का माध्य का अंतर पूछा। तो दोनों संख्याओं को घटाएंगे तो इसका सही आंसर हो जाएगा 101/8। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी कंप्यूटर में सहायक मेमोरी नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी कंप्यूटर में सहायक मेमोरी नहीं है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, रोम जो मेमोरी है कंप्यूटर मेमोरी में सहायक मेमोरी नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5, भारत का पहला परमाणु स्टेशन कब स्थापित किया गया। भारत का पहला परमाणु स्टेशन कब स्थापित किया गया। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1969 में भारत का पहला परमाणु स्टेशन स्थापित किया गया था। ठीक है, भारत में प्रथम परमाणु ऊर्जा संयंत्र सन 1969 में संयुक्त राज्य अमेरिका की सहायता से महाराष्ट्र के तारापुर में स्थापित किया गया। ठीक है, परमाणु विद्युत गृहों को संचालित करना, योजनाओं और कार्यक्रमों का अनुसरण या परियोजनाओं को लागू करने के लिए सन 1987 में NPCIL की स्थापना की गई। भारत ने 8 परमाणु विद्युत गृह हैं, जिसमें 22 परमाणु रिएक्टर सक्रिय हैं, जिसकी कुल क्षमता 6780 मेगावाट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन 6 क्या कहता है, ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। इसमें क्या कहता है, ए किसी कार्य को 12 दिन में पूरा करता है, बी ए की तुलना में 20% कम कार्यकुशल है, तो बी को कार्य करने में कितने दिन का समय लगेगा इसका। ठीक है, हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। चलिए इसको देखते हैं हम लोग क्या कहता है। कह रहा है कि ए किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है, बी ए की तुलना में 20% काम कार्यकुशल है। ठीक है ना, इसको हम 20% की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, 20% वैल्यू को हम लिख के सकते हैं 1/5 हो जाएगा। ठीक, अगर ए की कार्य क्षमता 5 है तो बी की कार्य क्षमता 4 हो जाएगी, एक कम हो जाएगी। ठीक है, तो हम टोटल को देखें, जो इसमें दिया क्या है, ये 12 दिन में कार्य पूरा करता है, जबकि ए की एफिशिएंसी मान लीजिए 12 है, तो कुल काम कितना हो जाएगा, 12 × 5, टोटल वर्क हो जाएगा 12 × 5, तो ये जाएगा 60। ठीक है, हमसे पूछा क्या है, बी की बी को कार्य करने में कितना समय लगेगा। ठीक है, तो बी का टाइम लगेगा हम लोगों को, टोटल टाइम बी का हो जाएगा तो 60/में बी की एफिशिएंसी 4 है, तो 4 से भाग देंगे तो इसका सही आंसर आ जाएगा 15। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना उत्तराखंड में है। निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना उत्तराखंड में, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, टिहरी हाइड्रो पावर कॉम्प्लेक्स जो है उत्तराखंड राज्य में है। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। देखिए इसमें क्या कहता है, इफ अंबर को 27 लिखते हैं और ब्राउन को 14 लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद हमको क्या कह रहा है कि ग्रीन विल इक्वल टू, यदि अंबर को 27 लिखा जाता है और ब्राउन को 14 लिखा जाता है तो ग्रीन को क्या लिखेंगे। ठीक है, इसका एकदम आसान था, इसमें देखिए सॉल्व किया गया है। AMBER अंबर है, अंबर में ए का एक किस पे आता है, एक पे आता है, एम का क्रमांक 13 बी का क्रमांक 2 है, ई का क्रमांक 5 और आर का क्रमांक 18। इसको जोड़ेंगे तो 39 आ जाएगा। ठीक है, इसके सिंगल डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 आ जाएगा। ठीक है, और फिर नीचे क्या दिया है, ब्राउन में भी वैसे ही है, बी का क्रमांक 2 होता है, फिर आर का क्रमांक 18 होता है, ओ का क्रमांक
15 होता है, डब्ल्यू का क्रमांक 23 होता है, एन का क्रमांक 14 हुआ। इन सबको जोड़ेंगे तो 72 आ जाएगा, फिर इनको आपस में सिंगल डिजिट को गुणा करेंगे तो 7 दूनी 14 आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। उसी प्रकार हम लोगों को दिया है ग्रीन को, हम लोगों को पूछा है ग्रीन को हमको लिखना है। ठीक है, तो ग्रीन को लिखना क्या करना है, जी का क्रमांक 7 होता है, आर का क्रमांक 18, ई का क्रमांक 5, फिर ई का क्रमांक 5, एन का क्रमांक 14। तो इन सबको जोड़ेंगे तो 49 आ जाएगा, फिर 49 के सिंगल डिजिट को मल्टीप्लाई करें तो इसका सही आंसर होगा 36। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें क्या कहता है, कह रहा है कि जो तिरंगा झंडा स्टुटगार्ट में मैडम कामा ने फहराया था, उसे चोरी छिपे ब्रिटिश भारत में कौन लाया था। जो तिरंगा झंडा स्टुटगार्ट में मैडम कामा ने फहराया था, उसे चोरी छिपे ब्रिटिश भारत में कौन लाया था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, इंदुलाल याग्निक। इंदुलाल याग्निक ने चोरी छुपे ब्रिटिश भारत में झंडा लाया था। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो दिए गए आव्यूह में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा। हमें इसमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। इसमें क्या कहा है कि दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो दिए गए आव्यूह में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। इसको देखते हैं कैसे सॉल्व किया गया है। इसको एकदम आसानी से सॉल्व किया गया है। इसमें देखिए क्या किया गया है कि पहले रो को दूसरे रो में जोड़ा गया है, और फिर उसके बाद तीसरे रो को घटा के चौथा रो पाया गया है। ठीक है ना, तो क्या इसमें किया गया है, 12 और 8 को जोड़ेंगे तो 20 आ जाएगा, 20 में से 6 घटाएंगे तो 14 आ जाएगा। ठीक, उसी प्रकार 10 और 6 को जोड़ेंगे तो 16 आ जाएगा, 16 में से 4 घटाएंगे तो 12 आ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार 8 और 4 को जोड़ेंगे तो 12 आ जाएगा, 12 में से 2 घटाएंगे तो 10 आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार हमको पहले कॉलम में करना है। 14 10 24 हो जाएगा, 24 में से 8 घटाएंगे तो हमारे क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। तो यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पे 16 आएगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें क्या कहा है, निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है। हमें पता करना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सी राशि अदिश राशि है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, द्रव्यमान जो है अदिश राशि है। द्रव्यमान में सिर्फ परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है। सदिश राशि उसे कहते हैं जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होती है, और अदिश राशि उसमें उसे कहते हैं जिसमें सिर्फ परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है, तो उसे क्या कहते हैं, अदिश राशि कहते हैं। द्रव्यमान में जो है सिर्फ परिमाण है, दिशा नहीं होता, इसलिए क्या है, द्रव्यमान अदिश राशि है। जबकि संवेग में परिमाण और दिशा दोनों होता है, ये सदिश राशि है। बल भी जो है परिमाण और दिशा दोनों होता है, ये भी सदिश राशि है। वेग भी है, सदिश राशि है। ठीक है, इसमें से इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें क्या कहता है कि ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, पी क्यू और आर क्रमशः ए बी बी सी और ए सी भुजाओं के मध्य बिंदु है। त्रिभुज की भुजा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसका एक ट्रिक होता है, इसको हम लोग अगर याद रखेंगे ट्रिक के तौर पे तो ज़्यादा ही अच्छा रहेगा, जिससे हमारा परीक्षा में समय की बचत होगी। इसमें देखिए दिया है क्या है, त्रिभुज ये मान लीजिए ए बी सी है। ठीक है, ए बी ए सी हो गया। ठीक है, एक त्रिभुज दिया है हमारा, देखिए ए हो गया, ए बी हो गया, ए सी हो गया। ठीक है, इसमें दिया क्या, पी क्यू आर क्रम से ए बी का मध्य बिंदु पी है। ठीक है, और बी सी का मध्य बिंदु क्यू है। ठीक है, ये हो गया, और ए सी का मध्य बिंदु
आर है, ठीक है। तो हमसे पूछा पी क्यू आर का क्षेत्रफल, तो मिला दीजिए पी आर क्यू, इसका हमको क्षेत्रफल पूछा, तो ये क्षेत्रफल होगा बड़े वाले त्रिभुज का चौथाई त्रिभुज, चौथाई एरिया होगा, ठीक है। अगर एबीसी का क्षेत्रफल मान लीजिए 4 है, तो इसका क्षेत्रफल पी क्यू आर का क्षेत्रफल 1 होगा, ठीक है। तो ये हम लोगों को करना है, तो इसमें क्या है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 3/4 भुजा का स्क्वायर, ठीक है। इसमें भुजा कितना दिया, 4 सेंटीमीटर दिया, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। एक 4 से 4 कट जाएगा, तो 4√3 आ जाएगा, ठीक है। त्रिभुज एबीसी का एरिया 4√3 है, लेकिन हमसे पूछा क्या है, त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल पूछा, तो इसमें हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, तो √3 आ जाएगा, ठीक है। 4 से 4 कट जाएगा, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि निम्नलिखित जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़ें और प्रश्न को उत्तर दें जो आगे दिए गया है। पहला क्या कहता है कि आई जे के एल एम एंड एन आर प्लेइंग हॉकी। इसमें दिया कि आई जे के एल एम और एन जो है हॉकी खेल रहे हैं, ठीक है। फिर दूसरा दिया है कि आई और एम बहनें हैं और एन एम का भाई है, ठीक है। फिर तीसरे में क्या कह रहा है कि के आई के चाचा का इकलौता पुत्र है, ठीक है। चौथे में क्या कह रहा है कि जे और के, जे और यल के पिता के भाई के पुत्र हैं, ठीक है। तो हमसे पूछा क्या है कि के एम से किस तरह संबंधित है, ये रिलेशन ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। इसको आते हैं, आइए देखते हैं कैसे सॉल्व किया गया है। इसमें दिए देखिए दिया है जो के है पुत्र है क्या, ओ का, ठीक है। और ओ जो है चाचा किसका, आई का, ठीक है। आई और एम बहनें हैं और एम एन का भाई है, ठीक है। तो इससे हमारा से ये स्पष्ट हो रहा है कि के एम से चचेरा या चचेरी या ममेरा या ममेरी क्या होगा, भाई बहन की तरह से संबंधित होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी सही होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। इसमें क्या कहा गया कि भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन से संविधान संशोधन में नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है, ठीक है। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन से संविधान संशोधन में नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, भारत के 42वें संविधान संशोधन में नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है, ठीक है। जो 42वां संविधान संशोधन है सन 1976 में किया गया था, ठीक है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। इसमें देखिए 15 क्या कह रहा है कि ये इसमें साइन दिया है, ए संबोधन का निशान, फिर बी @c हैज, डी डॉलर, ई परसेंटेज की दर्पण छवि का चयन कीजिए। इसमें देखिए इसका ट्रिक है कि जो दर्पण अगर रख देंगे यहाँ पे, तो ए वाला रिपीट होता चला जाएगा सबसे नज़दीक से, और जो सबसे दूर है वो सबसे दूर हो जाएगा, जो सबसे नज़दीक तो सबसे नज़दीक ही आएगा, ठीक है। इसको देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसका सही, तो इसे दर्पण बनाएंगे तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। आप लोग देख सकते हैं एकदम आसानी से कर सकते हैं इसको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, इनमें से कौन सा पुरस्कार केवल संगीत से संबंधित है। इनमें से कौन सा पुरस्कार केवल संगीत से संबंधित है। इसका सही आंसर होगा ग्रैमी। ग्रैमी जो पुरस्कार केवल संगीत से संबंधित है, ठीक है। इसके बारे में हम लोग आइए जानते हैं।
देखिए इसमें क्या कहा गया है कि ग्रैमी पुरस्कार केवल संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। 63वां ग्रैमी अवार्ड के विजेता में बियॉन्से ने 28वीं बार ग्रैमी अवार्ड जीता है, ठीक है। ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय पंडित रविशंकर थे। ए आर रहमान, जुबिन मेहता, जाकिर हुसैन, टी एच विनायक राम, पी ए दीपक, एच श्रीधर और विश्व मोहन अट्टम जी थे। ऑस्कर अवार्ड विजेता से संबंधित जो है फिल्म व्यवसाय क्षेत्र से संबंधित है। टैगर अवार्ड जो है सांस्कृतिक भाव के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है, जबकि कांस्य अवार्ड जो है फिल्मों में उत्कृष्टता के लिए प्रदान किया जाता है, ठीक है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि किस नियम के अनुसार स्थित तापमान पर गैस का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए, ठीक है। इसका एक ट्रिक होता है, हम लोग जानते हैं, बात और चाप। बात और चाप का ट्रिक हम लोग जानते हैं। इसमें क्या कहते हैं, बात और ताप। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर इसमें क्या कह रहा है कि ए और बी की कार्य क्षमताओं का अनुपात 3:4 है। यदि ए किसी कार्य को 12 दिन में पूरा करता है तो बी को उसी कार्य को पूरा करने में कितना दिन का समय लगेगा। इसका भी आसान है, ठीक है। ए और बी का कार्य क्षमता अनुपात दिया है, ठीक है। तो कुल काम कितना होगा, 12 × 3, 12×3 = 36 टोटल वर्क ये हो जाएगा, ठीक है। हमसे पूछा बी को कार्य करने में कितना समय लगेगा, तो बी की एफिशिएंसी 4 है, तो इसमें 4 से भाग देंगे तो आ जाएगा 9। इसका सही आंसर ऑप्शन इसका भी सही हो जाएगा, ठीक है। कितना आसानी से हम लोग देखिए कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि गणना का पहला प्रयास किसने किया था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, दादा भाई नौरोजी थे, ठीक है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का पहला प्रयास दादा भाई नौरोजी ने किया था। वह भारत जो हैं जो भारत के निवासी थे, वह ब्रिटिश संसद में चुने जाने वाले पहले एशियाई व्यक्ति थे। इन्हें द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। 1906 में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। इसमें प्रथम बार स्वराज्य की मांग की गई थी। प्रथम बार स्वराज्य की मांग किस अधिवेशन में किया गया था, वह है 1906 के कांग्रेस अधिवेशन में स्वराज्य की मांग की गई थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर लोग 20 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से क्या परिसंचरण तंत्र का अंग नहीं है। निम्नलिखित में से क्या परिसंचरण तंत्र का अंग नहीं है। सबसे बड़ी, इसका सही आंसर होगा जो बड़ी आंत। बड़ी आंत जो है परिसंचरण तंत्र का अंग नहीं है, ठीक है। इसका क्या बोलते हैं कि परिसंचरण तंत्र अंगों का वह भाग है जो शरीर में कोशिकाओं के बीच पोषक तत्वों का यातायात करते हैं, जैसे हृदय, रक्त धमनियां। मानव में बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, जबकि बड़ी आंत पाचन तंत्र में सहायक अंग है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 28 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कह रहा है, कह रहा है कि सूर्य की चमकती सतह कहलाती है। सूर्य की चमकती सतह को हम लोग फोटोस्फियर कहते हैं, ठीक है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। जो जो सूर्य का चमकती हुई सतह है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, फोटोस्फियर कहते हैं, ठीक है। इसमें है कि सूर्य के चमकने वाले भाग को प्रकाश मंडल कहते हैं। प्रकाश मंडल किसी तारे का बाहरी आवरण होता है जिसका ताप लगभग 5500 डिग्री सेल्सियस है।
सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है, जो ऊर्जा एवं प्रकाश का प्रमुख स्रोत है। सूर्य की संरचना को 6 भागों में वर्गीकृत किया गया। पहला केंद्र, दूसरा विकिरण क्षेत्र, तीसरा संवहनी क्षेत्र, चौथा प्रकाश मंडल, फिर पांचवा क्रोमोस्फियर और एवं कोरोना जो छठवां है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 22 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है कि मोपला विद्रोह किस मोपला विद्रोह जो है किन वर्षों के बीच में हुआ था? इसमें क्वेश्चन नंबर 22 में पूछ रहा है मोपला विद्रोह किन वर्षों के बीच में हुआ था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 1921 से 1922 में हुआ था मोपला विद्रोह। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है? कंप्यूटर की भौतिक मेमोरी से संग्रहित परिमाण निकालने की प्रक्रिया कहलाती है। कंप्यूटर की भौतिक मेमोरी से संग्रहित परिणाम निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? इसका सही आंसर होगा इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, आउटपुट प्रक्रिया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है कि दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। कथनों में दी गई जानकारी को सत्य मानते हुए विचार करें, भले ही यह सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती हो, और बताएं कि इनमें से कौन से निष्कर्ष तर्कपूर्ण ढंग से कथनों का पालन करते हैं। ठीक है। पहला कथन दिया कि कोई भी पायलट नौसिखिया नहीं है। दूसरा कथन है कि कुछ नौसिखिए खिलाड़ी हैं। ठीक है। फिर निष्कर्ष में दिया कुछ पायलट खिलाड़ी नहीं है। ऑप्शन बी दिया कुछ नौसिखिए खिलाड़ी नहीं है। ऑप्शन सी दिया है कुछ पायलट खिलाड़ी हैं। और ऑप्शन डी दिया कुछ खिलाड़ी पायलट हैं। इसको आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। इसमें दिया देगा कि इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। कहाँ गई ना हो। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है कि भारत सरकार ने इंद्रधनुष फ्रेमवर्क कार्यक्रम की शुरुआत किस लिए की थी? भारत सरकार ने इंद्रधनुष फ्रेमवर्क कार्यक्रम की शुरुआत किस लिए की थी? इसका सही है ऑप्शन डी, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का पुनरुद्धार करने के लिए भारत सरकार ने इंद्रधनुष फ्रेमवर्क कार्यक्रम की शुरुआत की थी। ठीक है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है कि उस विकल्प को चुनें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद तीसरे पद से संबंधित है। इसका सही आंसर उसमें क्या कह रहा है कि कुत्ता है जो है रक्षा से संबंधित, तो घोड़ा किससे संबंधित होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन डी। देखिए इसमें कुत्ता का क्या कार्य है? इसमें जो कुत्ता घर की रखवाली करता है, इसलिए कुत्ता का संबंध रक्षा के सेंस में लिया गया है। और घोड़ा जो है सवारी के लिए प्रयोग किया जाता है, इसलिए घोड़ा का संबंध सवारी से होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, सवारी। क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं। देखिए इसमें क्या कहा है कि किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 पावर n माइनस में 5 के पावर n के परिणाम का अंतिम अंक हमेशा क्या होता है? इसका सही एकदम आसान तरीका कि इसमें क्या कहा है कि प्राकृतिक संख्या किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए कहा है, तो इसमें हम n की वैल्यू 1 रख लेंगे। तो
1 रखेंगे तो 6 की पावर 1 मतलब 6, माइनस 5 की पावर 1 मतलब 5, 6 में से 5 घटाएंगे तो 1 आएगा। तो इसका हमेशा अंतिम अंक क्या होगा, 1 आएगा। इसका सही आंसर का ऑप्शन डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है कि यदि p बराबर में 2 प्लस में 0.2 भागे कोष्टक में 0.2 गुणे 2 माइनस में 1 गुणे 2 और q बराबर में 2 माइनस में 0.2 भागे कोष्टक में 0.2 गुणे 2 कोष्टक बंद माइनस में 1/2 गुणे 2 है, तो P और Q P बाई क्यू का मान ज्ञात कीजिए। इसमें बॉड मास का हम लोग प्रयोग करके P और Q की वैल्यू निकालेंगे। उसके बाद P में हम लोग Q से भाग दे देंगे। तो इसका सही आंसर का ऑप्शन बी। इसका सही आंसर का ऑप्शन ए आ जाएगा। ठीक है, लोग इसको बॉड मास से सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर लोग 29 पे चलते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि निम्न तालिका फरवरी 2018 के 4 सप्ताह के लिए वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI PM 2.5 दर्शाती है। फरवरी के महीने में कोलकाता और दिल्ली में जो है एटमॉस्फेयर क्या होते हैं, वायु गुणवत्ता सूचकांक के औसत में कितना अंतर है। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए 16 आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि वैश्विक जलवायु परिवर्तन गठबंधन एक की पहल है। इसका सही आंसर होगा क्या, हम लोगों को बताना है। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन डी यूरोपीय संघ। वैश्विक जलवायु परिवर्तन गठबंधन की एक पहल क्या है, यूरोपीय संघ है। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है कि ये जो है इसमें डायरेक्शन वाला है क्वेश्चन। हम लोग दिशा दिशा से संबंधित क्वेश्चन, इसको हम लोग देखते क्या कह रहा है कि इसमें कह रहा है कि सीता फतेहपुरी एफ में अपने कॉलेज जाने के लिए अंधेरी ए में अपने घर से एक ऑटो लेती है। सीधे जाने वाली सीधी सड़क पर जाने के बजाय जहाँ कोई मोड़ नहीं था, ऑटो चालक 10 किलोमीटर बाद अब आगे क्या कर रहा है देखते हैं। इसका आप लोग आसानी से जितना क्वेश्चन में कहा गया है उसको फॉलो करते रहेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसका सही आंसर का ऑप्शन सी 16 आ जाएगा। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है कि येन किस देश की मुद्रा है। येन जो है किस देश की मुद्रा है, येन को हम लोग किस देश की मुद्रा है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, येन जो है जापान देश की मुद्रा है। ठीक है, मालदीव देश की जो है मुद्रा मालदीवी रुपया कहते हैं और जापान की जो मुद्रा है उसको येन कहते हैं। इंडोनेशिया की जो मुद्रा है उसे इंडोनेशियन रुपया कहते हैं और दक्षिण कोरिया का जो मुद्रा है उसे दक्षिण कोरियाई वान कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। टेक्सोनॉमी का जनक किसे कहा जाता है। टेक्सोनॉमी का जनक हम लोग कार्ल लिनियस को कहते हैं। टेक्सोनॉमी का जनक हम लोग कार्ल लिनियस को कहते हैं। इसका सही आंसर का ऑप्शन सी। ठीक है, टेक्स टेक्सोनॉमी के जनक कार्ल लिनियस हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसमें सजीवों का वर्गीकरण किया जाता है वर्गीकी कहलाता है। कार्ल लिनियस को आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहा जाता है। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि यदि रूट 19 माइनस में यक्स रूट 12 अपान में
1 इक्वल टू रूट फोर माइनस में रूट थ्री है, तो यक्स का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसको आसानी से हम लोग सॉल्व करते हैं। इसमें देखिए क्या करना है, इसको सॉल्व करिए। तो चलिए इसको देखते हैं सॉल्व कैसे किया गया है। इसमें दिया रूट 19 माइनस में यक्स रूट 12 इक्वल टू रूट फोर माइनस में रूट थ्री है। तो इसको क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्क कर देंगे। ठीक है, जब हम लोग उसको वर्क कर देंगे तो इसको हम लोग एक्सपेंशन करेंगे। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 19 का, तो 19 माइनस में रूट एक्स रूट 12 आ जाएगा इक्वल टू फोर प्लस में थ्री माइनस में टू रूट 12 आ जाएगा। ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे। ए माइनस बी का फुल फार्मूला क्या होता है, ए माइनस में बी का होल स्क्वायर बराबर क्या करेंगे, ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर माइनस में टू ए बी वाला फार्मूला हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगा, टू रूट थ्री प्लस टू आ जाएगा। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 35 क्वेश्चन कह रहा है कि किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ प्लासी का युद्ध लड़ा था। इसका सही आंसर ऑप्शन बी, सिराजुद्दौला जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ प्लासी का युद्ध लड़ा था। 19 प्लासी का युद्ध परीक्षा में हम लोग से पूछता रहता है कि प्लासी का युद्ध किन के बीच में हुआ था। तो प्लासी का युद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच 1757 में लड़ा गया था। अक्सर हम लोग देखते हैं कि प्लासी का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था, ये पूछता रहता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा प्लासी का युद्ध जो है 1757 ईस्वी में लड़ा गया था। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 36 क्या कहता है कि कौन से राष्ट्र ने 5 बार कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी की है। निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्र ने 5 बार कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी की है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया जो देश है कॉमनवेल्थ गेम्स की 5 बार जो है मेजबानी किया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग 37 पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है कि साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ स्थित है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी, नई दिल्ली में है। साहित्य अकादमी का मुख्यालय भारत के नई दिल्ली में स्थित है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 38 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है कि एक वस्तु को 12% लाभ पर बेचा गया, यदि इसे 33 रुपया अधिक में बेचा जाता तो प्राप्त लाभ 14% होता। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये प्रॉफिट एंड लॉस का जो है क्वेश्चन है। इसको आइए देखते हैं हम लोग कैसे सॉल्व किया है। ठीक है, देखिए इसमें क्या कहा गया है कि हम लोग मान लेंगे, वस्तु को मान लेंगे हम लोग, क्रय मूल्य क्या है, 100 है। ठीक है, तो विक्रय मूल्य क्या निकलेगा, 100 गुणे में 112 जो है 12% का लाभ है, तो 112 हो जाएगा। ठीक है, विक्रय मूल्य बट्टे में 100, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 112 हम लोग क्या आ जाएगा, विक्रय मूल्य आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या दिया है कि 14, जब 33 रुपया में 33 रुपया, यदि इसे 33 रुपया अधिक में बेचा जाता है तो उसको उससे 14% का लाभ होता है। ठीक है, तो 114 में से 112 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, अंतर कितना दिया, 33 दिया। ठीक है, तो 2 यूनिट का मान 33 आया है, तो 1 यूनिट का मान 16.5 आ जाएगा। ठीक है, जब 1 यूनिट का मान 16.5 आया तो 16 यूनिट का मान 1650 आ जाएगा। ठीक है, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 39 पे चलते हैं। इसमें क्या कह रहा है 39 में, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या में से घटाने पर प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए। ठीक है,
तो इसमें हम लोग देखते हैं वो जब जब भी प्रश्न पूछे कभी भी छोटे से छोटी संख्या निकालना है, ठीक है ना? तो उसके लिए हम क्या करेंगे तो एलसीएम निकालते हैं। जब छोटे से छोटी पूछे तो एलसीएम निकालेंगे, जब बड़ी से बड़ी संख्या पूछे तो हम लोग एचसीएफ निकालेंगे, ठीक है ना? तो यहाँ पे हम लोग से क्या पूछा है वो छोटे से छोटी संख्या निकालना है, तो हम लोग यहाँ पे एलसीएम निकालेंगे। तो उसके बाद दिया कि जिसे 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो सबसे 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है? 1000 है। तो 1000 का हम लोग एलसीएम निकालेंगे तो इसमें क्या आ जाएगा? 39 जो है शेष आ जाएगा। अगर 1000 में से हम लोग 39 को घटाएँगे तो पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी आ जाएगा, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है कि प्रसिद्ध गोल गुम्बद कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध गोल गुम्बद भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। प्रसिद्ध गोल गुम्बद जो है भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है, ठीक है? गोल गुम्बद जो है किसके द्वारा बनवाया गया था? किसके लिए प्रसिद्ध है? गोल गुम्बद जो है मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। यह मकबरा गोल गुम्बद, गोल गुम्बज या गोल गुमुट घुमट के नाम से भी जाना जाता है। गोल गुम्बद का निर्माण सन 1626 से 1656 ईस्वी के मध्य में हुआ। गोल गुम्बद भारत का सबसे बड़ा तथा विश्व का दूसरा सबसे बड़ा गुम्बद है। जो गोल गुम्बद है भारत का सबसे बड़ा गुम्बद है तथा विश्व का दूसरा सबसे बड़ा गुम्बद है, ठीक है? तो दोस्तों आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं, बाकी के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। यदि आप लोगों को हमारा पढ़ाया हुआ चीज़ पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।